आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे सीक्रेट के बारे में जो सेंचुरी से हिस्ट्री और माइथोलॉजी के बीच का ब्रिज बना हुआ है। एक ऐसा ब्रिज जो फेथ और फैक्ट्स को जोड़ता है। जी हाँ, राम सेतु। क्या ये एक डिवाइन क्रिएशन है या फिर एक नेचुरल वंडर है? कि ये वही लेजेंडरी ब्रिज है जो रामायण में मेंशन की गई है? आज हम पूरी तस्वीर को सामने लाएंगे और हो सकता है आपका परसेप्शन राम सेतु को लेकर पूरी तरीके से बदल जाए। सो लेट्स बिगिन। तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार उसमें 6 कांड यानी युद्ध कांड के सर्ग 1 से लेकर 4 में मेंशन है कि जब हनुमान जी लंका दहन करके श्री राम से मिले तो उन्होंने श्री राम को बताया कि देवी सीता को लंका में बंदी बना रखा है। ये सुनते ही श्री राम ने नील से कहा कि अपनी वानर सेना तैयार करे। फिर वो निकल पड़ते हैं साउथ में महेंद्र पर्वत की ओर। फिर सर्ग 19 से लेकर 22 में मेंशन है कि जब श्री राम परेशान हो जाते हैं कि इस विशाल समुद्र को कैसे पार किया जाए, तब विभीषण श्री राम को सुझाव देते हैं कि उनको समुद्र देव से मदद मांगने के लिए मेडिटेट करना चाहिए। तब श्री राम 3 रात तक मेडिटेट करते हैं, लेकिन समुद्र देव प्रकट नहीं होते हैं। फिर उन्हें क्रोध आता है और धमकी देते हैं कि पूरे समुद्र को सुखा देंगे, लेकिन ऐसा करते हुए लक्ष्मण जी उन्हें रोक लेते हैं। अचानक समुद्र देव प्रकट होते हैं और वो श्री राम को बताते हैं कि उनकी वानर सेना में नल है जो सेतु का निर्माण कर सकता है। फिर नल बताते हैं कि वह विश्वकर्मा के ही पुत्र है। बचपन में मंदारा पर्वत पर विश्वकर्मा ने नल की मां को वरदान दिया था कि इसके अंदर भी सेम आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग की क्वालिटीज होंगी जो मेरे अंदर है। फिर नल की गाइडेंस में वानर सेना ने सेतु का निर्माण किया और उसका नाम नल सेतु रखा गया, जिसे आज हम राम सेतु कहते हैं। तो ये राम सेतु की स्टोरी वाल्मीकि रामायण में मेंशन की गई है। राम सेतु का एक और नाम भी है जो काफी फेमस भी है, एडम्स ब्रिज। इसका रेफरेंस हमें अब्राहमिक रिलीजन्स में मिलता है, जैसे इस्लाम, जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी। तो इनकी स्टोरी के अकॉर्डिंग जब गॉड ने पहले ह्यूमंस यानी एडम और ईव को बनाया और गार्डन ऑफ ईडन में रखा, तो उन्होंने उन दोनों से कहा कि तुम किसी भी ट्री से फ्रूट खा सकते हो, मगर ट्री ऑफ नॉलेज से मत खाना वरना तुम्हारी डेथ हो जाएगी। लेकिन एक सर्पेंट के कहने पर ईव और एडम ने वो फ्रूट खाया और उनको सही और गलत का डिफरेंस समझ आने लगा। जब गॉड को पता चला कि उनके मना करने के बाद भी उस ट्री से फ्रूट खाया गया है, तो उन्होंने गुस्से में एडम और ईव को अर्थ पर एग्जाइल कर दिया। एडम को श्रीलंका और ईव को यूरेशिया में एग्जाइल करा। उसके बाद एडम जब ईव को ढूंढने के लिए निकला तो उसने एक ब्रिज क्रॉस किया जिसे आज एडम्स ब्रिज कहते हैं। तो अभी जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई है एडम और ईव की, इसमें सिर्फ एग्जाइल तक मेंशन है अब्राहमिक रिलीजन के होली बुक्स में, जैसे जुडाइज्म के हिब्रू बाइबल के तोरा जेनेसिस चैप्टर 2 और 3 में, क्रिश्चियनिटी के बाइबल के जेनेसिस चैप्टर 2 और 3 में, इस्लाम के कुरान में सूरा 7 में। एग्जाइल के आगे की कहानी पूरी एक फोकलोर है, यानी एक सिर्फ लोक कथाएं हैं। तो आपको लग रहा होगा कि एडम्स ब्रिज मैप्स पर रजिस्टर्ड कैसे हुआ, तो इसका रीजन है 9 to 11 सेंचुरी में अरब पर्शियन ट्रैवलर्स जैसे इब्न खुर्दादबे और अल बेरूनी इस ब्रिज को सेत बंदाई कहते थे और एडम के श्रीलंका से इंडिया आने की कहानी को लिंक करते थे। फिर 19th सेंचुरी में जब ब्रिटिशर्स को एग्जिस्टिंग मैप्स और ट्रेड रूट को वहाँ के एरिया में अपडेट करना था, तो उन्होंने एडम्स ब्रिज को डॉक्यूमेंट किया क्योंकि वो पहले से अरब यूरोपियन सोर्स में यूज होता था। ब्रिटिशर्स ने वो नाम किसी रिलीजन को सपोर्ट करने के लिए नहीं किया था, बल्कि अपने नेविगेशंस को इम्प्रूव करने के लिए किया था। ब्रिटिशर्स जैसे जेम्स रेनेल, जो फादर ऑफ ओशिनोग्राफी है, उन्होंने एडम्स ब्रिज को अपने मैप हिंदुस्तान में यूज किया था 1782 में। लेकिन कुछ ऐसे भी ब्रिटिशर्स थे जो रामायण की राम सेतु स्टोरी को माइथोलॉजी नहीं बल्कि हिस्ट्री मानते थे। जैसे हिस्टोरियन थॉमस मॉरिस ने 1795 में अपनी बुक द हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान में मेंशन किया है कि इननंबरेबल बटालियंस ऑफ एप्स या फिर माउंटेनियर्स ने एक मिरेकुलस ब्रिज बनाया था जो 100 लीग्स लंबा था। दूसरे है फिलोलॉजिस्ट विलियम जोन्स। उन्होंने अपने वर्क हिस्ट्री एंड एंटिक्विटीज में मेंशन किया है कि जो सीरीज ऑफ रॉक है उनको मुस्लिम्स और पोर्चुगीज ने एक बेवकूफ नाम दिया है एडम्स ब्रिज, बल्कि इसका नाम राम्स ब्रिज होना चाहिए था। तो ये राम सेतु और एडम्स ब्रिज की एक अनडिसाइडेड डिबेट है जो काफी सालों से चली आ रही है, कि इसमें काफी रिलीजन का इन्वॉल्वमेंट है और हर एक का अपना एक नजरिया है। लेकिन हम इस पे एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव पर एक डिस्क्रीट एनालिसिस जरूर कर सकते हैं।
तो जियोलॉजिकली राम सेतु एक लाइमस्टोन शोल्स की चेन है जो इंडिया के रामेश्वरम के पंबल आइलैंड से श्रीलंका के मन्नार आइलैंड को कनेक्ट करती है। 21st सेंचुरी में काफी यूनिवर्सिटीज और ऑर्गेनाइजेशन ने राम सेतु के ऊपर एक सर्वे भी किया है। तो उन्होंने 3 तरह के सैंपल्स कलेक्ट करे, पहला कोरल्स, दूसरा सैंड सेडिमेंट्स और तीसरा लाइमस्टोन रॉक्स। अभी सैंपल्स है क्या, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला है कोरल्स। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोलोनियल टाइनी एनिमल्स जो अंडर वाटर ओशियंस में पाए जाते हैं, ये अपने शरीर से कैल्शियम कार्बोनेट को निकालकर स्केलेटन्स बनाते हैं। जब ये मर जाते हैं तो इनके स्केलेटन्स एक्यूमुलेट होते हैं सी शोर पर। लाखों सालों बाद सीमेंटेशन से ये लाइमस्टोन्स में बदलते हैं जिन्हें कोरल रॉक्स भी कहा जाता है। दूसरा है सैंड सेडिमेंट्स। इसकी अपर लेयर आइस एज के बाद से सी लेवल राइज से जमी हुई है और डेप्थ लेयर लाखों साल पुरानी टेक्टोनिक शिफ्ट्स और इरोजन से बनी हुई है। तीसरा है लाइमस्टोन रॉक्स। ये एक केमिकल प्रोसेस है, जब पानी में डिसॉल्व्ड कैल्शियम कार्बोनेट ओवर सैचुरेट हो जाते हैं तो ये क्रिस्टल्स के रूप में जमने लगते हैं। फिर इन सैंपल्स को कलेक्ट करा और इसके बाद रिजल्ट्स आए। जैसे अर्ली 2000s में GSI यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट रामेश्वरम के अंडर बताया कि राम सेतु जिन आइलैंड से कनेक्टेड है वो अप्रोक्स 7000 साल से 18000 साल पुराना है और कोरल्स की डेटिंग अराउंड 500 से 600 साल पुरानी है। उसके बाद अन्ना और मद्रास यूनिवर्सिटी ने रिसर्च करके बताया कि राम सेतु अप्रोक्स 18000 साल पुराना है। फिर उसके बाद 2018 में अमेरिकन साइंस चैनल ने राम सेतु पर एक स्मॉल डॉक्यूमेंट्री बनाई। उसमें उन्होंने बताया कि रॉक्स की डेटिंग 7000 साल पुरानी है और सैंड बार्स यानी सैंड सेडिमेंट्स की डेटिंग 4000 साल पुरानी है। तो ये डेटिंग C14 यानी रेडियो कार्बन और TL यानी थर्मोल्यूमिनेसेंस से की गई है। तो अभी तक इन सेगमेंट्स की रिसर्च से ये पता चला है कि ये सिर्फ एक नेचुरल फॉर्मेशन है, लेकिन कुछ जियोलॉजिस्ट इसको मैन मेड फॉर्मेशन भी मानते हैं, जैसे डॉक्टर रितेश आर्या। इन्होंने बताया कि कोरल रॉक्स की मिडल में एयर पॉकेट्स होते हैं जिनकी वजह से वो काफी लाइट वेटेड होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी, जिनसे लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स इजीली बना सकते हैं। पोर्चुगीज ने कॉलोनियल एरा के टाइम पर चर्चेस भी बनाए थे इन स्टोन से और ये पानी में फ्लोट भी करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ये वही फ्लोटिंग स्टोन्स हो सकते हैं जिनसे राम सेतु बना है और इस टाइप के कोरल स्टोन्स सिर्फ रामेश्वरम के एरिया में मिलते हैं। फिर उन्होंने ये भी बताया कि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के जो करंट्स है, जब वो इंडियन ओशंस में मिलते हैं तो वहाँ पर एक सैंड की एक्यूमुलेशन होती है। दोनों की करंट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है और एक लंबा ब्रिज बनाती है इंडिया और श्रीलंका के बीच। उसके बाद जब एक्यूमुलेशन होती है तो काफी सैंड बार्स बनते हैं जिन पर हम चल सकते हैं, मगर उसमें काफी अंडुलेशंस भी होती है। तो उन अंडुलेशंस को फिक्स करने के लिए वो कोरल स्टोन्स का यूज किया गया था। उन्होंने ये क्लेम भी किया है कि राम सेतु की जो कोरल फॉर्मेशन है वो एक अननेचुरल अलाइनमेंट है, मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन के ज्यादा चांसेस है रादर देन नेचुरल प्रोसेस। एक और जियोलॉजिस्ट है डॉक्टर एनल लेस्टर। उन्होंने अमेरिकन साइंस चैनल में साफ बताया है कि अगर सैटेलाइट्स की इमेजेस को एनालाइज किया जाए तो स्टोन्स का ऐसा फॉर्मेशन सैंडबार्स के ऊपर प्योरली एक मैन मेड फॉर्मेशन है रादर देन नेचुरल फॉर्मेशन। फिर 2022 में ऑथर अमी गंत्रा ने अपनी बुक रामायण अनरेवल्ड में मेंशन किया है वो एक प्रॉपर सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट था, ना कि कोई मैजिक। देखिए, जो लोक कथा है कि श्री राम नाम के पत्थर तैरने लगे समुद्र में, ये सिर्फ और सिर्फ श्री राम के प्रति प्यार और भक्ति को बढ़ाने के लिए था और कुछ नहीं। तो इन सर्वे से हमें पता चलता है कि डेफिनेटली ये सेतु मैन मेड तो है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि ये सेतु बना कब है। वाल्मीकि रामायण में इसका मेंशन है क्योंकि उसमें हर इवेंट से रिलेटेड एक एस्ट्रोनॉमिकल डेटा है जो मैं आपसे अभी डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको प्रिसीशन ऑफ इक्विनॉक्स के बारे में बता देता हूँ। तो प्रिसीशन ऑफ इक्विनॉक्स एक ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना है जो अर्थ के रोटेशनल एक्सिस के वॉबल यानी धीरे घूमने की वजह से होता है। ये साइकिल अप्रोक्स 26,000 ईयर्स की होती है और सन और मून की ग्रेविटी अर्थ के इक्वेटर बल्ज पर खींचने से ट्रिगर होता है। तो इस फिनोमिना का रामायण के एस्ट्रोनॉमिकल डेटा से क्या रिलेशन है? जैसे ग्रिगोरियन कैलेंडर में 12 ल्यूनर मंथ्स होते हैं लाइक जनवरी टू दिसंबर, वैसे ही हिंदू कैलेंडर में भी 12 ल्यूनर मंथ्स होते हैं लाइक माघ से पौष तक। फिर ग्रिगोरियन कैलेंडर में 4 सीजन्स होते हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर। और वही हिंदू कैलेंडर में 6 सीजन्स होते हैं यानी ऋतु, जैसे वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हर सीजन में 2 ल्यूनर मंथ्स होते हैं। इस फिनोमिना की वजह से ल्यूनर मंथ्स, नक्षत्र और राशियां की पोजीशंस भी चेंज होती रहती है। तो लगभग 2000 से 2200 ईयर्स में ये ल्यूनर मंथ शिफ्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिसीशन ऑफ इक्विनॉक्स। तो ऑथर नीलेश ओक ने वॉयेजर 4.5 सिमुलेटर का यूज करके बताया कि वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड सर्ग 3 श्लोक 4 में मेंशन है कि श्री राम का राज्य अभिषेक चैत्र के महीने में है और फूल खिल रहे हैं।
तो 2025 सीई के हिसाब से चैत्र का महीना वसंत ऋतु के सेकंड ल्यूनर मंथ में आता है, लेकिन ये सिर्फ पिछले 4000 साल के लिए था। तो क्लियरली रामायण पिछले 4000 साल में तो नहीं हुई। तो टाइम को पीछे करते हैं और शिष्य ऋतु और हेमंत ऋतु आता है। क्लियरली इन सीजन में फूल नहीं खिल सकते। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं, फिर आता है शरद, वर्षा और ग्रीष्म ऋतु। ये सीजन में फूल खिलते हैं। तो इन तीनों में से पहला शरद ऋतु को लेते हैं अकॉर्डिंग टू सीजन साइकिल। तो उसका टाइम पीरियड था 10,500 BC टू 15,000 BC। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 26,000 साल पीछे जाकर भी तो एनालिसिस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वो तभी स्टार्ट कर सकते हैं जब अभी के हिसाब से एस्ट्रोनॉमिकल डाटा फिट नहीं हो। तो सेकंड एविडेंस है अरण्य कांड सर्ग 16 श्लोक 12। उसमें साफ मेंशन है कि जब श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण पंचवटी में वनवास काट रहे होते हैं तो सनसेट हो रहा था। तब लक्ष्मण जी बोलते हैं सनसेट पुष्य नक्षत्र में हो रहा है और वो भी हेमंत ऋतु के समय। तो इसका टाइम पीरियड है 10,500 BC से 17,500 BC। इसके बाद आता है थर्ड एविडेंस यानी युद्ध कांड सर्ग 4 श्लोक 48। उसमें साफ मेंशन है कि ब्रह्म राशि ध्रुव तारा, जिसे नॉर्थ पोल स्टार भी कहते हैं, जो रेफर करता है अभिजीत नक्षत्र यानी वेगा को। इसका टाइम पीरियड है 10,000 BC से 14,000 BC। फिर फोर्थ और लास्ट एविडेंस है युद्ध कांड सर्ग 4 और श्लोक 52। उसमें साफ मेंशन है कि जब वानर सेना निकलती है महेंद्र पर्वत की ओर, तो लक्ष्मण जी उस दिन के बारे में बताते हैं कि एक कॉमेट मूल नक्षत्र को डिस्टर्ब कर रहा है। तो जो 10,000 BC से 14,000 BC के बीच का जो पीरियड है, इसमें सिर्फ एक ही रेफरेंस है इस कॉमेट का, और वो है सितंबर 12,209 BC। अब अगर ये एस्टिमेशन लगाया जाए कि उनको 2 से 3 महीने लगे थे महेंद्र पर्वत की ओर जाने में, तो लेट नवंबर या फिर अर्ली दिसंबर में 12,209 BC में सेतु का निर्माण हुआ था। तो इससे साफ क्लियर होता है कि राम सेतु को कंस्ट्रक्ट किया गया था, और वो भी आज से लगभग 14,000 साल पहले। अब आप लोगों के पास 2 डाउट्स तो जरूर होंगे। पहला कि मैंने डॉक्टर नीलेश ओक की थ्योरी को ही क्यों दिखाया। देखिए, इनकी बुक है 12,209 BC। उसमें इन्होंने बेटर कैलकुलेशन से अपने रिसर्च को दिखाया है और बाकी अलग रिसर्चर्स की रिसर्च को कॉन्ट्राडिक्ट किया है। 2023 में डॉक्टर राजा राम मोहन रॉय ने एक बुक पब्लिश करी। उसमें उन्होंने बताया है कि लक्ष्मण कॉमेट वो एक सिमुलेशन बेस्ड है, क्योंकि कॉमेट का पाथ और ब्राइटनेस सिर्फ लास्ट 100 ईयर्स तक ही ट्रेस किया जा सकता है। दूसरा डाउट ये होगा, जब राम सेतु 14,000 साल पहले बना है यानी त्रेता युग में, तो युग साइकिल के अकॉर्डिंग जैसे कलयुग 4,32,000 साल, द्वापर युग 8,64,000 साल, त्रेता युग 12,96,000 साल और सतयुग 17,28,000 साल की एज कैसे हुई। तो इसका आंसर है कि ये पूरा युग कॉन्सेप्ट एक एस्ट्रोनॉमी के मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर बेस्ड है, जो रिसर्चर्स को प्लैनेट्स के ऑर्बिटल पीरियड्स को कैलकुलेट करने में मदद करता है। और युग साइकिल की बहुत सी डेफिनेशन है वैदिक बुक्स में। युग साइकिल की ये वाली डेफिनेशन क्लियरली एक मिसअंडरस्टैंडिंग है आज की यूथ में। लेकिन एक तीसरा डाउट भी है जो आज तक क्लियर नहीं हुआ है, और वो है राम सेतु की लोकेशन और साइज। तो राम सेतु की लेंथ लगभग 50 किलोमीटर है, मगर वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड सर्ग 22 में मेंशन है कि वानर सेना ने 5 दिन में 100 योजन लंबाई और 10 योजन चौड़ाई उन्होंने कंस्ट्रक्ट की। अब अगर योजन को कन्वर्ट करें किलोमीटर्स में, डिपेंडिंग ऑन आप एक योजन की वैल्यू कौन सी लेते हो, क्योंकि आज तक कोई वैल्यू फिक्स नहीं हुई है, लेकिन मोस्टली रिसर्च में एक योजन 6 से 12 किलोमीटर तक नोट किया जाता है। डॉक्टर नीलेश ओक ने ये भी मेंशन किया है कि 100 योजन एज अ मेटाफर यूज किया गया होगा लंका की दूरी बताने के लिए, लेकिन इन्हीं की को रिसर्चर रूपा भाटी ने बताया है कि 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी इक्वेटर और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी प्राइम मेरिडियन, तो जहाँ ये दोनों लाइन मीट करती है वो ईस्ट ऑफ मालदीव्स है, यानी लंका के कोऑर्डिनेट्स है अकॉर्डिंग टू इंडियन एस्ट्रोनॉमी। उन्होंने ये भी बताया है कि वहाँ कोई वोल्केनिक इरप्शन की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स शिफ्ट हुई और मे बी आइलैंड्स जैसे लक्षद्वीप, मालदीव्स, श्रीलंका स्प्लिट हो गए और मेन लंका डूब गई हो। और ये भी हो सकता है कि राम सेतु भी उस टाइम स्प्लिट हो गया हो और पोजीशंस चेंज हो गई हो। तो डॉक्टर नीलेश ओक और उनकी को रिसर्चर रूपा भाटी के रिसर्च के बावजूद भी मिस्ट्री बनी हुई है राम सेतु के लोकेशन को लेकर। लेकिन फ्यूचर में एडवांस टेक्नोलॉजी से क्या पता हम इस मिस्ट्री को सॉल्व कर पाए। पर टाइम टू टाइम राम सेतु को ड्रेच करने का बहुत ट्राई किया गया है। जैसे 19th सेंचुरी में जब ब्रिटिशर्स को पता चला कि 1480 में साइक्लोन ने चैनल को गहरा कर दिया है, जिसकी वजह से राम सेतु का कुछ हिस्सा पानी में डूब गया है, तो उनको एक पैसेज क्रिएट करना था राम सेतु की जगह, ताकि वो इंडिया के ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट में मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम टाइम में ट्रेवल कर सके। फिर 1823 में ब्रिटिश इंजीनियर सर आर्थर कॉटन ने पम्बन चैनल का सर्वे किया
और ड्रेजिंग का सजेशन दिया ताकि शिप्स गुजर सके, पर तब कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर 2005 में इंडियन गवर्नमेंट ने सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट को अप्रूव किया। इस प्रोजेक्ट में पर्ल स्ट्रेट और राम सेतु के पास के शैलो वाटर्स में एक नेविगेबल रूट बनाने के लिए ड्रेजिंग का एक आइडिया प्रपोज हुआ। फिर 2005 से 2007 तक ड्रेजिंग का काम शुरू हुआ, लेकिन सितंबर 2007 में प्रोटेस्ट और रिलीजियस इंपॉर्टेंस की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट को होल्ड पर डाल दिया और फिर कभी ड्रेजिंग स्टार्ट नहीं हुई। तो बेसिकली राम सेतु को लेकर आज भी काफी सीक्रेट्स अनरिवील्ड है। टाइम टू टाइम काफी जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट नए एविडेंस क्लेम कर रहे हैं, और हो सकता है नए साइंटिफिक और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से उन सेतु की डेप्थ को और अच्छे से समझा जा सके। टिल देन, साइनिंग ऑफ।